वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया शर्मा। इस चैनल पे हम लोग क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले कुछ टाइम में और भी बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में ये बहुत हेल्प करने वाला है, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये सेट जो आपका हमारा चैप्टर है वो आपको दीपक सर पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका इंटरेस्ट बना रहे मैथ्स में और आप काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ें इस चैप्टर को, पूरे मैथमेटिक्स को। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे को सॉल्व करेगा, और क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा वो जो स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करके उस स्पेसिफिक डेट पे भेज देंगे, उनके लिए डिफरेंट प्राइजेस होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी अच्छे से इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में दिया गया है। तो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय योर लेसन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 11 का मैथमेटिक्स हम लोग किस बुक को फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी बुक। फिर कभी बाद में एनसीईआरटी के अलावा जो और भी अच्छे बुक होते हैं, आर.एस. वाल, आर.डी. समा भी देखेंगे। अभी फिलहाल एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा। और क्लास 11 में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में है चैप्टर 1 सेट्स है। तो सेट्स में मेन टॉपिक्स क्या क्या है पढ़ना होता है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो सेट्स ही है। सेट्स का डिफिनेशन, सेट्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। तो दो तरीके से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स और भी बहुत सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट सबसेट देखेंगे। सबसेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। आगे का सारा टॉपिक सबसेट पे ही बेस्ड है, इसको समझना होगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो सेट्स जो होता है उसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर की वजह से। तो वेन डायग्राम्स से समझेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। इस सेट्स पे बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट और भी बहुत सारे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्डिनल नंबर। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। और सबसे जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े ऑपरेशन, वेन डायग्राम, उसको वर्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करना रहेगा और सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वो सोल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट्स चैप्टर में जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो सेट्स ही है। सेट समझना है। सेट समझने के लिए कलेक्शन समझना होगा कि कलेक्शन और सेट्स में क्या रिलेशन है। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ कलेक्शन का एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो कलेक्शंस में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं एग्जांपल? कलेक्शंस हम लोग समझते हैं किसी भी चीज का ग्रुप। जैसे लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इस कलेक्शन में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या इस कलेक्शन में जो नेचुरल नंबर्स आ रहा है क्या सभी के लिए एक ही होगा ना? कोई भी किसी भी अगर पर्सन से पूछते हैं कि सबसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, तो सबके लिए ये आंसर होगा 1 2 3 4 5। लेकिन एक ऐसा कलेक्शन ले रहे हैं जहां पे पर्सन टू पर्सन कलेक्शन वैरी कर रहा है, जैसे कलेक्शंस ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कलेक्शंस ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे बैट्समैन कौन है, अच्छे बैटिंग कौन करते हैं? इंडियन। क्या इसमें जो है 5 गुड बैट्समैन, सपोज हम लोग 5 ले रहे हैं, 5 बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। क्या इसमें सभी पर्सन के लिए जो गुड बैट्समैन आएंगे क्या सभी के लिए सेम होगा? क्या किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी के लिए रोहित शर्मा हो सकता है, और भी क्या सबके लिए किसी के लिए हो सकता है विराट कोहली आए ही नहीं, और प्लेयर्स आए, युवराज सिंह है, एम एस धोनी आए। तो सबके लिए सेम नहीं होगा, सभी लोग के लिए वैरी करेगा, सबके चॉइस पे डिपेंड करेगा वो किसको ज्यादा पसंद करते हैं, किनका बैटिंग सबसे अच्छा लगता है। तो कलेक्शन जो है यहाँ पे, इस कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वैसे कलेक्शन जो पूरे दुनिया के लिए, हर एक आदमी के लिए सेम होता है, वैसे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड कलेक्शन।
और वैसा कलेक्शन, वैसा किसी चीज का ग्रुप जिसमें वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, क्लास पे डिपेंड करता है। तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। तो हम लोग दो एग्जांपल है यहाँ पे, एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सेकंड कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो कलेक्शन ही सेट्स होता है। तो एक कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यही से डिफिनेशन हमारा राइज हुआ सेट्स का, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज सेट्स। तो हम लोग सेट्स का यहाँ पे डिफिनेशन क्या जाता है, यहीं से सेट्स का डिफिनेशन, सेट्स इज well defined collections of objects को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलेंगे, कहीं पे एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं और जहां पे एलिमेंट्स बोले वहां पे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो फाइनली सेट्स का डिफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमेशा याद होना चाहिए, सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। यानी डिफरेंस क्या हुआ कलेक्शन और सेट्स के बीच में कि कलेक्शन किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन बोल सकते हैं, एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी कॉल्ड कलेक्शंस, बट ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेड टू बी सेट। तो आई होप कलेक्शन और सेट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर है और सेट्स का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो लोग सेट्स समझ चुके हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेट्स का नेमिंग कैसे करते हैं, उसका एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे करते हैं। सेट्स को जो डिनोट किया जाता है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट से लिख सकते हैं सब लोग कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर्स होता है यूजुअली हम लोग वो यूज करते हैं। हमेशा यूजिंग और भी लेटर से कर सकते हैं यूजुअली, मतलब मैक्सिमम टाइम जो हम लोग सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और एलिमेंट्स को एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय, किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स जैसे कोई भी सेट्स है, अभी जो लोग जस्ट एग्जांपल दिए थे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, हम लोग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ए से। सेट ए की कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ए, और डायरेक्टली हम लोग कैपिटल ए लिख सकते हैं और उसके अंदर जो नंबर आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और जो एक्चुअल में एग्जैक्टली जो नेचुरल नंबर्स आता है वो भी लिख सकते हैं। और सपोज हमको एलिमेंट्स नहीं पता किसी सेट का, कोई अननोन सेट है, कोई सेट अननोन सेट है बी, सेट बी, और उसका एलिमेंट्स नहीं पता है, तो नोन एलिमेंट्स हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल लेटर से ए बी सी डी ई। पर्टिकुलरली अगर सेट्स है सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट, तब तो डायरेक्टली ए बी सी डी हो सकता है। सपोज हम अननोन सेट्स का बात कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर ए बी सी डी से डिनोट कर सकते हैं। तो नेमिंग समझ में आ गया होगा सभी को। हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर सेट्स और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। चलते हैं सेट्स और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पे। तो हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन सेट्स एंड एलिमेंट्स, कि सेट्स और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सेट बी, एक सेट बी है और सेट बी में क्या है कि सेट बी क्या है, कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है। और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन होता है हम जानते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद प्राइम नंबर 3 5 7 11। हाँ, जिनको प्राइम नंबर्स थोड़ा डाउट है प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर्स होता है। द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द नंबर एंड इटसेल्फ। तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं या तो उसका फैक्टर वही सेम नंबर है 2 है या फिर 1 है। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जिसका केवल फैक्टर होता है उसको लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे एक सेट भी लिए हैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो जो 2 एलिमेंट है, यहाँ पे बात आता है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है। समझो हम 2 के बारे में बात करते हैं कि 2 जो एलिमेंट है, क्या 2 एलिमेंट है सेट बी का? यस है। हम लोग लिख सकते हैं 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 नंबर में आता है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट बी।
इसी को इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अब चूंकि ऑलरेडी हम लोग पता है बी जो है सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट्स लिखना जरूरी नहीं है, सीधे बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू बी। ये मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स सिंबल से चलता है। मैथमेटिक्स में ज्यादा सेंटेंस या इंग्लिश बहुत कम यूज किया जाता है, हर एक चीज मैथमेटिकल सिंबल्स यूज किया जाता है उसके जगह पे। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का सेट्स के साथ रिलेशन बताने के लिए, सपोज एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिंबल की हेल्प से कैसे लिखते हैं, तो 2 बिलोंग्स टू की जगह बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है एक ग्रीक लेटर्स होता है एप्सिलॉन, इसकी हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 बिलोंग्स टू बी। मतलब जो सिंबल है हमारा क्या बता रहा है, बिलोंग्स टू जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उसके जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, मतलब बिलोंग्स टू लिखना और सिंपली केवल लिखना सिंबल डायरेक्ट, दोनों बात सेम है। वर्ड में लिख सकते हैं और सीधे डायरेक्टली हम लोग बिलोंग्स में लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू बी। 3 पे आते हैं, 3 चेक कीजिए, क्या 3 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, क्या सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी का एलिमेंट है क्या, यस है। हम लोग शॉर्ट निकालेंगे 3 बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसे शॉर्ट में ऐसे 3 बिलोंग्स टू बी। क्या 5 बिलोंग कर रहा है, यस 5 कर रहा है। तो किसी भी एक सेट और एलिमेंट्स में यही रिलेशन होता है, या तो एलिमेंट सेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, या तो दिस एलिमेंट इज एन 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या तो क्या हो सकता था 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज कोई 11 के बारे में बात करें, 11 तो है, 11 भी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो बोलेंगे 11 बिलोंग्स टू बी। सपोज 13 का बात करें, क्या 13 है क्या इस सेट्स में, नहीं है, 13 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो किसी भी सेट और एलिमेंट के बीच में दो रिलेशन होता है, आइदर वो एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे 13 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पे इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 13 बिलोंग्स टू का साइन देकर हम लोग कट कर देंगे, डायरेक्टली ए नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो नो ए साइन जो है क्या बताता है, नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट है इस सिंबल के, सिंबल लिखे या फिर नोट बिलोंग्स टू लिखे, दोनों बात सेम होगा। और 13 नोट बिलोंग्स टू बी, 15 नोट बिलोंग्स टू बी। तो कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी नंबर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं इस सेट के अंदर है या नहीं है। और दो ही सिचुएशन अराइज होगा, या तो 15 इस सेट्स के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वही दो चीज हो सकता है। तो सेट्स और एलिमेंट्स में रिलेशन होता है, या तो आइदर वो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी और नोट बिलोंग्स टू दैट सेट। तो समझ गए होंगे रिलेशन। तो कुछ सब इंपॉर्टेंट सेट्स हम लोग देखने वाले हैं पूरे क्लास 11 12 के मैथमेटिक्स में, चाहे जेईई मेंस या जेईई एडवांस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक जगह सेट्स आने वाला है, कोई भी चैप्टर में आ सकता है और जरूरत पड़ेगा इसका। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेट्स है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये बार बार आता है। तो सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को लोग सीधे शॉर्ट में हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग किस कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जहां भी अगर हाईलाइटेड कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सबसे मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक, इसके अंदर सारा एलिमेंट्स आएंगे और शॉर्ट में लोग उसको कैपिटल एन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेट्स में आता है सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, किस कैपिटल लेटर से, तो W से डिनोट करते हैं। कि जब भी हाईलाइटेड W लिखा हुआ है नहीं, होल नंबर उससे डिनोट हो रहा है, कि ध्यान रखना है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में यह सिंबल यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, Z से। सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट सेट्स है नंबर्स में, मैथमेटिक्स में नंबर्स ही, मैथमेटिक्स द स्टडी ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे फर्स्ट टाइप आता है नेचुरल नंबर्स, को कैपिटल एल से हम लोग डिनोट करते हैं। होल नंबर्स कैपिटल W से, इंटीजर्स कैपिटल लेटर Z से। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स,
सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो सबसे लास्ट है इंपोर्टेंट सेट्स में, वो सेट्स ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी क्लास 10 में आप लोग नहीं पढ़े। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसमें और भी कुछ छोटा छोटा चीज है जो और भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो इंटीजर्स में भी दो टाइप होता है फर्दर, कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से, ये ध्यान रखना। फिर रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, क्यू प्लस क्यू माइनस, ये ध्यान रखना है। रियल नंबर में भी पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, की स्टार्टिंग 0 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर को बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर को लोग शॉर्ट में से आर प्लस डिनोट करेंगे और नेगेटिव रियल नंबर को आर माइनस से। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज जो इसमें आ रहा है, रेशनल इरेशनल नंबर भी होता है। इरेशनल नंबर के लिए ऐसे कोई खास रिप्रेजेंटेशन है नहीं, जो एनसीईआरटी में यूज किया है, ऐसे बहुत कम यूज होता है। तो इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग एक सेट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेटर से, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं टी से रिप्रेजेंट किया गया है, टी से या क्यू डैश। एक्चुअली में डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट, क्यू कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट समझेंगे हम लोग, कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट तो क्यू डैश से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीमेंट डिनोट कर रहा है डैश जो साइन है। या फिर इसको और हम लोग डिनोट कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, आर माइनस क्यू की। ऑल रियल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इरेशनल नंबर आ जाता है। तो आर माइनस क्यू, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जो आगे आने वाला टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो 3 तरीके से इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कुछ इंपोर्टेंट सेट्स है, ध्यान रखिए। पूरे 11 12 में जरूरत पड़ सकता है, किसी भी चैप्टर में कहीं भी बुक में मिल सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पूरा चैप्टर सेट्स की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद ही हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, 2 तरीके से करते हैं, 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। तो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को बोला जाता है सेट टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसी फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड मेथड वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को भी समझने के लिए बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म, और एक नाम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। तो मेन 2 मेथड्स है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को एक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म या समझते हैं हम लोग क्या इसका मतलब है। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म की हेल्प से रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जैसा कि रोस्टर का मतलब ही होता है कि डिस्क्रीट एक एलिमेंट्स को दिखाना। जब पार्टिकुलरली उस कलेक्शन में, उस सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है, जब एक एलिमेंट्स को लिखकर दिखाते हैं, तब जो है हम लोग सेट्स को क्या बोलते हैं, सेट्स रोस्टर फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग के पास क्या है, सेट्स ऑफ या कलेक्शंस ऑफ, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पता है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 में कौन कौन आता है। तो 5, 10, 15। तो जो 5, 10, 15 है, जो इस कलेक्शन में नंबर्स आ रहा है, इसको लोग स्पेशली एक पहले तो किसी कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं। सपोज कैपिटल लेटर से ए से दिखा रहे हैं, और इसके एलिमेंट्स हम लोग कैसे शो करेंगे, स्पेशली इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और एक एलिमेंट जो आया है 5, 10, 15 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जब रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट लिखना होता है, और जो भी एलिमेंट्स आ रहा है एग्जैक्टली वो लिखना होता है कोमा देकर। यहाँ पे एक एलिमेंट शो करना होता है।
और जब एक एक एलिमेंट शो करते हैं उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं, पहले रोस्टर फॉर्म समझते हैं और भी रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही तरह का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 को, इस सेट को जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है 40, 21, 28 एंड 35। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट सेट्स के अंदर आ रहा है, जो भी एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहा है, एक एक एलिमेंट्स को लिखना पड़ रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेटेड जब लिखते हैं, दिखाते हैं एक एक एलिमेंट्स को, तो उसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट जिस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। या नाम से क्लियर है कि सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका कॉमन प्रॉपर्टी बताएंगे। सेट्स के एलिमेंट्स जो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। जैसे अभी हम जस्ट एग्जांपल लिए थे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स आया था। सपोज सेट ए, उस सेट्स को डिनोट कर रहे हैं हम लोग ए से, कैपिटल लेटर ए से। और सेट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स आया था? 7, 40, 21, 28 एंड 35। तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, जब भी बात होगा फर्स्ट सेट कंटेनिंग फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का बात आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है कि जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक एलिमेंट शो कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई 2 एलिमेंट शो कर रहा है, 3 एलिमेंट्स नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सारा एलिमेंट शो कर रहा है और बस केवल वही एग्जैक्टली एलिमेंट्स आए। कैरेक्टरिस्टिक लिखते समय ध्यान रखना होता है कि बस केवल एग्जैक्टली 7 से लेकर 35 ही आए। इसको कैसे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग एक जनरल एलिमेंट्स मानते हैं एक्स जनरल एलिमेंट, एक्स सच दैट, ये जो सिंबल होता है क्या बताता है कि वैसा एक सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7, x is multiple of 7, where x is less than equals to 35। ये हुआ इस सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। किसी बात को लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स यहाँ पे इस बात को यहां से यहां तक तो बात को ऐसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स हमारा जनरल एक नंबर है, लेकिन एक ऐसा नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ये जो सिंबल है हम लोग इसकी जगह पे जो सेमीकोलन इसकी जगह पे हम लोग डैश यूज कर सकते हैं। और इस पूरे का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्स, और सिंबल का मतलब होता है सच दैट कि कैसा हो एक्स मल्टीपल हो 7 का, लेकिन एक्स 35 से ज्यादा बड़ा नहीं। तो पता है 35 तक में कौन कौन सा मल्टीपल्स आ जाएगा, 7 से लेकर 35 तक। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए 35 इंक्लूडेड होगा, और 35 से आगे नहीं ले सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर्म में ध्यान रखा जाता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखना होता है सेंटेंस में, या जैसे भी लिख सकते हैं हम लोग सिंबल्स यूज करके, कि जो भी एलिमेंट्स आए एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स आए। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, 7 मल्टीप्लाइड बाई n, अब n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इसको मैथमेटिकल सिंबल में और ऐसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इक्वल्स एक नंबर है 7 मल्टीप्लाइड बाई n, और यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n एक नेचुरल नंबर है और 7 में एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बराबर है x। लेकिन नेचुरल नंबर जो है मैक्सिमम 5 तक लेना है, 5 से छोटा, 1 से लेकर 5 तक। तो जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा फर्स्ट मल्टीपल। जब 7 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 40, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 21 एंड सो ऑन। तो यहां से भी कंप्लीट केवल 5 मल्टीपल आ रहा है, एग्जैक्टली वही नंबर आ रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बस ये ध्यान रखना होता है कि कॉमन प्रॉपर्टी बताना पड़ता है जो हर एक एलिमेंट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हर एक एलिमेंट 7 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग है। 7 क्या? 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, और एग्जैक्टली जहां से स्टार्ट हुआ एलिमेंट्स और जहां पे एंड हुआ है वही बस एलिमेंट्स आना चाहिए। लेकिन मल्टीपल तो 42 भी है, लेकिन यहाँ पे 42 आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे अगर n6 होता तो आता 42, लेकिन यहाँ पे n6 नहीं, इसलिए 42 नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एलिमेंट जो नहीं है वो नहीं आया, जो है बस केवल वही है। ठीक हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो इतना सारा कॉन्सेप्ट अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी, इस पे बेस्ड है पहला एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे बेस्ड है, रिलेशन बिटवीन सेट्स एलिमेंट्स पे बेस्ड है। कोई भी किसी भी सेट्स में कोई एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है
या नहीं कर रहा है, प्रेजेंट है कि नहीं, उस पर बेस्ड है। तो इसी सारे कॉन्सेप्ट पे पहला एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का बेस्ड है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी जो उसके पहले जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 एग्जाम्पल्स है, वो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल अभी सोल्व करेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितना भी एग्जाम्पल्स है, हम लोग अभी जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, एग्जाम्पल 1, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को, और मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स और अच्छा होता है, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही लेकर हम लोग एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज तो करेंगे, एग्जाम्पल समझ लो, एक्सरसाइज आपसे खुद से बनेगा, एग्जाम्पल आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं बिना कोई हेल्प के, इसलिए एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन भी अच्छा होता है, रिपीटेड नहीं होता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है x² + x/2 जो इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट रिप्रेजेंट करना है। और किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, वो निकालेंगे, और उस नंबर्स को फिर हम लोग को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो नंबर्स है वो फिक्स है, वेल डिफाइंड है, तो एक सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उस सेट्स को क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10th में सीखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। बहुत सारे मेथड होता है क्वाड्रेटिक सोल्व करने का, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर रहे हैं। इसको फैक्टराइज करना होगा तो x² x को हम लोग को ब्रेक करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि सम और डिफरेंस x के बराबर हो, और जब मल्टीप्लाई करें तो a × c, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट ऑफ x² और -2 के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और सम और डिफरेंस लेने पे 1 आए। तो क्या हो सकता है नंबर, दो नंबर 2 और 1, 2 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, 2 - 1 1, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 और 1 का 2 होता है। यहाँ पे हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में 2x - x, 1 से डिवाइड और -2। इससे क्या फायदा होता है, इससे हम कॉमन ले सकते हैं, तो दो फैक्टर आ जाएगा, लीनियर फैक्टर्स, और हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, = 0। तो x² और 2x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, तो x + 2, एंड जो हमारा जो नेक्स्ट दो नंबर है -x और -2, यहाँ पर -1 लेते हैं, तो x + 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर -1 × x -x होता है, और -1 × +- होता है, यहाँ से -2 आ जाता है, = 0। फिर दिख रहा है दोनों टर्म में x + 2 कॉमन है, तो पहले x + 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x - 1। क्लास 10th में सोल्व किए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स 0 के बराबर, दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो a 0 होगा या a 0 होगा, तो इधर x + 2 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से हमारा x का एक वैल्यू आ जाता है -2, और यहाँ से x का वैल्यू x = 1। तो दो वैल्यू हम लोग को -2 और 1 मिल गया, यानी -2 और 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दो नंबर्स। इसी दो नंबर्स को सेट्स के फॉर्म में लिखना है, और कौन सा फॉर्म यूज करना है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रोस्टर फॉर्म। तो सपोज इस सॉल्यूशन सेट को S से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस S सेट में क्या क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स, तो -2 और 1 जो है रोस्टर फॉर्म में हम लोग सॉल्यूशन सेट को लिख सकते हैं। तो एग्जांपल 2 क्या है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² < 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो जो सेट दिया किस फॉर्म में दिया हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हम लोग इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए कौन सा नंबर इस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है। तो x जो क्या पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब हम लोग को स्टार्ट कहां से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से, और देखना है x² < 40, जो उसका स्क्वायर है उस नंबर का, जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर है। तो कौन सा नंबर जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, x² < 40, x² < 40, उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो 0, हाँ 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0, या सेटिस्फाई करना 0 आ जाएगा इसमें। 1 का स्क्वायर 1 का भी 40 से छोटा होता है। 2 का स्क्वायर 4, हाँ 40 से लेस देन है, ये भी आएगा इस सेट्स में। 3 क्या 3 भी होता है, यस, 3² 9, 3 भी आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16 भी, 5 स्क्वायर 25 भी सेट्स को बिलोंग करेगा, और 6 स्क्वायर 36 ये भी बिलोंग करेगा। बट 6 के बाद जो नंबर है 7 स्क्वायर 49 हो जाए, जो कि 40 से बड़ा है, ग्रेटर देन 40, तो ये नहीं आ पाएगा। 7 के बाद अब जो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका स्क्वायर 40 से बड़ा होता है, तो इस सेट्स में नहीं आ पाएगा। तो
फाइनली क्या क्या आ गया इस सेट्स में, इस सेट्स में रोस्टर फॉर्म में कौन कौन सा इस सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, तो जीरो, यस जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका स्क्वायर जो है 40 से छोटा है। नेक्स्ट 1 है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है, 2 3 4 5 6, तो 0 से लेकर 6 तक ऐसा नंबर्स है जो पॉजिटिव इंटीजर भी है और उसका स्क्वायर 40 से छोटा है। वही 0 से पहले है तो उसका स्क्वायर तो 40 से छोटा है, -1 का स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए -1 नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली और भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। 6 के आगे बढ़ते हैं तो 6 के आगे नंबर है 7 8 9 10, वो पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन उसका स्क्वायर 40 से बड़ा हो जा रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल 2 में चेंज किए थे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किए थे। अभी हम लोग चेंज करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से। तो सेट में एलिमेंट्स क्या है, तो सेट में जो एलिमेंट्स है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो सेट रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या देखना होता है कि जो नंबर्स जो दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना होता है कि क्या प्रॉपर्टी है कॉमन प्रॉपर्टी जो सारा नंबर से सेटिस्फाई कर रहा है और केवल वही नंबर्स कर रहा है, एग्जैक्टली वही नंबर्स, वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना होता है। और लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें सारे नंबर्स को, यहाँ बोल सकते हैं 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 16 क्या है 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट 25 क्या है 5 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करें हर एक नंबर जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और कंटिन्यूअसली है। 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, एंड सिमिलरली 16 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही आगे जो भी नंबर आ रहा है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मींस हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेट ए को कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, कि किसी नंबर का स्क्वायर है x, और n जो है क्या है, n किस टाइप का नंबर है, n नेचुरल नंबर्स है, और कहां से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे चूंकि एंड सोन लगा, एंड सोन का मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो हम लोग केवल अगर n बिलोंग्स टू n लिखते हैं, कुछ नहीं, n 1 से स्टार्ट तो ऑटोमेटिकली 1 से लेकर अप टू जहां तक नेचुरल नंबर हो सकता है ऑटोमेटिकली शामिल हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही होता है और 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, अप टू जहां तक चाहते हैं स्क्वायर लेना वहां तक ले सकते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी होगा। और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हर एक नंबर जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और हर एक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में फाइनली इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x such that x equals to n square, n belongs to n। नेक्स्ट एग्जांपल 3 तो एग्जांपल 3 है राइट द सेट, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक एक एलिमेंट जब लिखा जाता है तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, 1/2 2/3 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, हम जस्ट पहले एग्जांपल 2 में हम लोग किए थे रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में किए थे। इसमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि साइड में बहुत सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको समझते हैं हम लोग। सेट रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, तो जब हमारा सेट है 1/2 2/3, एक कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 4/5 5/6 एंड 6/7। ये जो सारा नंबर सब कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेट्स का 1/2 है, 1 है उससे जस्ट एक ज्यादा है। सेकेंड एलिमेंट पे चले तो 2 है उससे एक जस्ट ज्यादा है, 2 + 1 3 होता है, 4 से एक जस्ट ज्यादा है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो भी एक एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है और जो भी न्यूमरेटर है, इसको लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो जो भी न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर से एक ज्यादा है उसका डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शन में, और कहां से स्टार्ट हुआ नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो सबसे पहले तो जो कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है उसको लिखेंगे, तो x सच दैट एक जनरल नंबर एज्यूम करेंगे x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n बाई, क्योंकि हर एक नंबर नेचुरल नंबर है तो हम लोग n के फॉर्म में लिख रहे हैं n/n + 1, जो भी न्यूमरेटर अगर n है उससे जस्ट एक ज्यादा है डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे 4/5 लेते हैं, 4 से जस्ट एक ज्यादा है 5, 5 से जस्ट ज्यादा है 6। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, n/n + 1, और नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, सारा नंबर नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, कि नेचुरल नंबर ही लेना, रेशनल नंबर नहीं लेना। और कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट है, 1 से लेकर 6 तक है। 1 से लेकर जो नेचुरल नंबर n है, यहाँ हम लोग n से नेचुरल नंबर को लिख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये कंप्लीट हुआ कि ऐसा नंबर्स जो नेचुरल नंबर हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो और जो भी न्यूमरेटर उससे एक ज्यादा हो और 1 से लेकर 6 तक हो, ये सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला यही सारा नंबर है, कोई भी इसके अलावा नहीं है, कोई भी इससे कम नहीं है। तो होप समझ गए होंगे एग्जाम्पल।
लास्ट एग्जांपल में छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अभी एग्जांपल 5 हम लोग कर रहे हैं, लास्ट एग्जांपल हम 3 बोल रहे हैं, एक्चुअली 4 था। तो अभी हम एग्जांपल 5 देखेंगे। और क्या है एग्जांपल 5? मैच करना है। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिया हुआ है, और राइट साइड में क्या दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसी सारे सेट्स का सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। इस रोस्टर फॉर्म, इस सेट्स का रोस्टर फॉर्म कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वो चेक करना है, मिलाना है, उससे मैच करना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट सेट में दिख रहा है कुछ लेटर्स है, PRI। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पे कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है इसके लिए। तो देख रहे हैं प्रिंसिपल वर्ड का लेटर्स है। यहाँ पे लेटर का बात ही बस केवल एक में हुआ है, तो बहुत इजी मैच दबाएंगे। एक ही सेट में बात हुआ है लेटर से रिलेटेड बात, कि प्रिंसिपल वर्ड का जो लेटर्स है उसका वो सेट है। तो हम लोग फर्स्ट इजीली बोल सकते हैं कि फर्स्ट का जो मैचिंग है, फर्स्ट किसके साथ मैच होगा? डी के साथ। फर्स्ट का मैचिंग डी के साथ होगा। सेकेंड बढ़ते हैं आगे, जीरो, कि जीरो है रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में सोल्व करने के बाद जीरो किस में आ सकता है? तो ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है, तो 18 का डिवाइजर बहुत सारा हो सकता है। जीरो तो होता ही नहीं डिवाइजर, 1 से स्टार्ट होता है डिवाइजर, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 9 क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे? नहीं, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस 9 माइनस 9 होता है, जीरो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बी नहीं है। सी एक से कैसा इंटीजर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 उधर गया तो माइनस 1। हाँ, तो यहाँ पे जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 प्लस 1 इज 1। देयरफॉर जो सेकंड का मैचिंग है वो बहुत इजी था, बस चेक करना था जीरो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो सी नंबर। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? x such that x is an integer and x plus 1 equals to 1। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं इसके लिए 1 2 3 6 9 18। तो क्लियरली दिख रहा है 18 से लिंक है, कि 18 का सारा डिवाइजर है। डिवाइजर को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं। डिवाइजर फैक्टर दोनों का मतलब सेम होता है। तो 18 का क्या क्या फैक्टर्स होता है? सबसे पहला फैक्टर 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 18, 3 6 9 18। तो 1 से लेके 18 तक ये जो सारा नंबर है वो 18 का डिवाइजर है। इसलिए जो थर्ड का जो मैचिंग है किसके साथ मैच होगा? उसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन है? तो ए नंबर जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिया हुआ है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेट्स कौन है? ए सेट्स। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 माइनस 3। तो ये तो बिना कुछ सोल्व किए बता सकते हैं, एक ही सेट, एक ही बचा हुआ है बी नंबर, वो होना चाहिए, है भी। लेकिन कैसे उसको समझते हैं? तो 4 का मैचिंग किसके साथ हो गया? बी के साथ। तो क्यों है? क्योंकि 3 और माइनस 3 इसका सोल्यूशन है। 3 और माइनस 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको वैसे ब्रेक करते हैं दो फैक्टर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। उस फॉर्मूला को यूज करके इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू, जब x माइनस 3 0 होगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जब 3x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ से 3 और माइनस 3 बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और उसी सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म बी हो गया। तो कंप्लीट हम लोग 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख चुके हैं। अभी एग्जांपल जितने भी थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे पूरा एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ तक जो समझ गए पूरा एक्सरसाइज 1.1 लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसे खुद से बन जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं 1.1। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और कंप्लीट हम लोग सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, हर एक वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे भी रख रहे हैं, जिसमें 2 जनवरी 2023 में वीडियो अपलोड होगा और उस दिन के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। जो लोग टॉपिक आज किए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सेट ए दिया हुआ है, लेट सेट ए इक्वल्स टू sin पाई माइनस cos पाई। sin पाई माइनस cos पाई सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, log बेस 10,000 इसका कुछ वैल्यू आएगा, 1 बाई log 0.1 बेस 10 इसका कुछ वैल्यू। सिमिलरली हर एक जो एलिमेंट्स है सेट में जितने भी एलिमेंट्स उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा फाइनली सोल्व करने के बाद। तो आपको बताना है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। या तो ब्लैंक बिलोंग्स टू एलिमेंट है इस सेट्स के अंदर तो बिलोंग्स टू यहाँ पे लिखना है, बिलोंग्स टू का सिंबल देना है, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल देना है, और सोल्व भी करना है। आपको सोल्व करके भी दिखाना है, जो आप सोल्यूशन आप भेजेंगे वो सोल्व करके भी कंप्लीट दिखाना होगा। कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे का सोल्यूशन भेजने का, कैसे भेजना है, कहाँ पे भेजना, वो आपको सुप्रिया बताएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सेट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और आपको क्वेश्चन क्या मिला है वो आपको दीपक सर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे को आपको सेंड कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन ऑफ द डे लिखेंगे अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप ये डेट लिखेंगे नीचे ऐसे ही ब्रैकेट में सेम। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 2 पेज 3 पेज जितने में भी आपका जाता है उस सारे को अटैच करके आप इस मेल आईडी पे मेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा प्राइस है वो है ₹100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ₹100 दिया जाएगा। जिनका भी पूरा प्रोसेस सही होगा, लास्ट तक आंसर सही आएगा, उनको ₹100 दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ₹100 मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि 12 बजे से पहले आपको हम सॉल्यूशन सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे 2 जनवरी 2003 को आपको क्वेश्चन मिला है तो आप इसको 3 जनवरी होने से पहले आप इस मेल पे अपना सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपको जो भी ₹100 है या आपको जिस भी मोड से चाहिए अपना UPI ID, अपना अकाउंट डिटेल्स आप उसी पेपर में अटैच करके सेंड कर दीजिएगा। उसी पे आपको फिर प्राइस दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।